हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हिस्ट्री में चैप्टर 11 पे थे हम। ये वीडियो है पार्ट 2, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इसमें आज का टॉपिक है जेनियोलॉजीज। ठीक है, इसका मतलब होता है वंशावलियां। वंशावली मीन्स वंश, जो एक के आगे एक बढ़ते जाते हैं वो, मतलब राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से वंश आगे बढ़ता होता है, उसे हम कहते हैं जीनियोलॉजी। तो अधिकांशतर जो क्या होता है, जो प्रशस्तियां थी वो रूलर्स के पूर्वजों के बारे में, उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताती हैं। क्योंकि प्रशस्तियां जो होती हैं, जैसे एक राजा समुद्रगुप्त है, उनके बारे में उन्होंने लिखा। फिर उनके जब राज्य में थे तो वो कवि थे, है ना, कवि मंत्री बना लेते हैं। फिर उनका जो पुत्र होगा, उनके राज्य में भी कोई कवि होगा, फिर वो उनके बारे में लिखेगा, उनके पिता के बारे में लिखेगा कि कौन पिता थे, कौन माता थी। तो इस तरह से प्रशस्तियों से हमें पता चलता है इन राजाओं के एंसेस्टर्स के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में। जैसे ये जो प्रशस्ति थी वो भी समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, मदर, इन सब के बारे में बताती है। ठीक है, अब उनकी माँ कौन थी? कुमारा देवी। ठीक, वो कौन थी? लिच्छवीगढ़ की थी। कहाँ की थी वो लिच्छवीगढ़ के थी। और उनके जो पिता थे, उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त। क्लियर? तो माँ थी कुमारा देवी, जो कि लिच्छवीगढ़ की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, और जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। राजा होना, ये राजा है ना, ये चीजें क्या होती हैं, ये छोटे के राजा है, लेकिन राजा से बड़ा महाराजा धीराज, है ना, सम्राट, ये थोड़े बड़े प्रोनाउंस करते हैं कि मतलब ये उन राजाओं से भी कुछ अलग और बड़े हैं, कुछ ग्रेट हैं। तो उन्होंने, चंद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि प्राप्त की थी, धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि मिली, समुद्रगुप्त को भी यही उपाधि मिली। उनके दादा और जो परदादा थे, दादाजी, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, उनका महाराजा के रूप में ही उल्लेख मिलता है। मतलब वो महाराज तक ही थे, ये नहीं महाराजा धीराज और सम्राट और ऐसे ग्रेट उनको नहीं मिले थे। तो इससे ये पता चलता है हमको कि धीरे धीरे इस वंश का जो है, ये गुप्त वंश का जो है, ये क्या हुआ, इनका महत्व जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। मतलब अब ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे महाराज थे, उसके ग्रैंडफादर महाराज हुए, फिर उनके पिता जो चंद्रगुप्त हैं वो महाराजा धीराज हुए, फिर समुद्रगुप्त भी ऐसे महाराजा थे। मतलब इनके महत्व, इनकी इम्पोर्टेंस आगे के धीरे धीरे बढ़ती गई। अब समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के जो शासक हुए, है ना, उनके बाद के जो रूलर्स हुए, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो वंशावली है, यानी जो जेनियोलॉजीज है, यानी लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स है ना, उससे जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों से पता चलता है ना, इंस्क्रिप्शंस जिसको कहते हैं, कॉइन्स से पता चलता है कि उनके बारे में। उन्होंने जो पश्चिम भारत है, यानी वेस्टर्न इंडिया जो है, वहाँ उधर भी सैन्य अभियान के अंतिम जो शक शासक थे उसको हराया था, उसको परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनका दरबार जो है बहुत बड़े बड़े विद्वानों से भरा हुआ था। बहुत ग्रेट विद्वान थे, जैसे कालिदास हुए पोएट, आप सब जानते होंगे कालिदास संस्कृत के कितने महान पोएट हैं। आर्यभट्ट जो है एस्ट्रोनॉमर, है ना, वो भी उनके दरबार में, माना जाता है कि वो ये दोनों भी उनके दरबार में रहे। अब आता इन्हीं में आगे एक है हर्षवर्धन और एंड द हर्ष चरित्रा। हर्षवर्धन जो है राजा, उनके बारे में जो बुक लिखी गई वो, उसका नाम था हर्ष चरित्र। ठीक है, जिस तरह गुप्त
रूलर्स हुए, जिस तरह गुप्त वंश हुए, गुप्त वंश के शासकों के बारे में हमको अभिलेखों से, इंस्क्रिप्शन से, सिक्कों से इस तरह से पता चलता है, उसी तरह और भी जो दूसरे राजा हुए, मतलब एक ही तो नहीं हुए, ये कुछ एरिया में थे, कहीं और दूसरी जगह कुछ और राजा थे, उन्हीं में से एक थे हर्षवर्धन। ठीक है, तो उसी तरह जो कुछ अन्य शासक होते हैं उनके बारे में भी हमको कहाँ से पता चलता है, उनकी बायोग्राफी से पता चलता है, उनकी जीवनी से पता चलता है। और ऐसे ही एक राजा रहे जो कि लगभग 1400 साल पहले शासन किया, उन्होंने, वो थे हर्षवर्धन। उनके दरबार में कवि वाण भट्ट, ठीक है, कौन थे कवि? वाण भट्ट। इन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी, जिसका नाम उन्होंने क्या लिखा? हर्षचरित्र। उस बुक का क्या नाम था? हर्षचरित्र। ये संस्कृत में थी। उनकी जीवनी जो ये लिखी गई हर्षचरित्र, ये संस्कृत में लिखी गई थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली यानी हर्षवर्धन की जेनेलॉजी जो है वो बताई गई है, वो दिखाई गई है, वो लिखी गई है ना। उसकी इनकी वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है, मतलब पिता, उनके दादा, इन सब के बारे में बताते हुए, और ये हर्षवर्धन कैसे राजा बने, इन सब का वर्णन इस बुक में लिखा गया है। जो चीनी कौन थे? तीर्थयात्री थे। कौन? ज़ुआंग ज़ैंग जो थे, जिनके बारे में हमने पहले लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है ना, 10th चैप्टर में। अच्छा, वो जो थे काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। ये जो हर्षवर्धन है राजा, इनके दरबार में वो काफी समय तक रहे, और उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसका उन्होंने क्या किया है? बहुत विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष जो है अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, क्योंकि ऐसे होता है ना वंशावली में कि जो फादर होते हैं उनका जो बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा उनके बाद, है ना। तो लेकिन हर्षवर्धन जो थे वो बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण वो थानेसर के राजा बने। ठीक है, क्यों बने? क्योंकि उनके बड़ा जो भाई था वो और उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से उनको राजा बनना पड़ा था। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कहाँ थे? कन्नौज के शासक थे। ब्रदर इन लॉ मीन्स जो उनकी बहन के हस्बैंड थे, वो क्या थे? वो कन्नौज के शासक थे, कन्नौज के राजा थे। और जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किसको? उनके बहनोई को, उनके ब्रदर इन लॉ को जब बंगाल के शासक ने मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। कन्नौज के राजा क्योंकि वो थे, इसीलिए उन्होंने कन्नौज को अपने अंडर में ले लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध और बंगाल, ठीक है, मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली, मतलब जितने सक्सेस वो ईस्ट में हुए, उतनी सफलता उनको और जगह नहीं मिली। और जगह उन्हें इतनी सफलता नहीं मिली कि वहां का पूरा एरिया वो जीत पाए, लेकिन मगध और बंगाल को उन्होंने जीता। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर के जो दक्कन है, दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब जो चालुक्य नरेश हैं, चालुक्य नरेश कौन? पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने उन्हें वहां पर रोक दिया मीन्स युद्ध में उन्हें रोक दिया, मतलब वो उनसे जीत नहीं पाए या उनसे उनका राज्य ले नहीं पाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा वंशावलियां, फिर हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। वंशावलियां आप समझ ही गए होंगे। इसमें जो राजा होते हैं वो अपने वंश, यानी जो राजा होता है उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा, फिर उस बड़े बेटे के जो बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। इस तरह से आपने देखा, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया है ना, समुद्रगुप्त के पिता के बारे में पढ़ लिया कि वो गुप्त वंश के पहले ऐसे शासक थे जिनको महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि दी गई थी, और समुद्रगुप्त ने भी वही उपाधि धारण की, लेकिन उसके दादा और जो परदादा थे वो सिर्फ महाराज ही कहलाते थे। ठीक है, राजा कहलाते थे।
है ना। और इन सभी के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, प्रशस्तियों से पता चलता है। जो उनके दरबार में कवि वगैरह रहते थे वो उनके बारे में लिखते थे, उनके पूर्वजों के बारे में लिखते थे। तो इस तरह से हमको इनकी प्रशस्तियों से, उस जिस समय जो कॉइन चलाते हैं, कॉइन में अपना कुछ ना कुछ साइन लगाते हैं, भाई इस वंश का है, इस राजा का है, तो वो साइन भी होता है उसमें। तो इस तरह से हमें उनके बारे में पता चलता है कि ये इनके वंश, मतलब इनके वंश में कौन कौन थे, ये किस राजा ने चलाया, ये किस समय का राजा है, इस तरह से हमें पता चलता है। बहुत से कवि हैं जो उनके बारे में जीवनी भी लिखते हैं, बहुत से कवि हैं जो उनके बारे में कविता भी लिखते हैं। और उस समय जैसे हमने देखा हर्षवर्धन जो राजा थे, उनके दरबार में बाणभट्ट कवि थे, उन्होंने संस्कृत में पूरी उनके जीवनी लिखी। तो इस तरह से कैसे वो राजा बने, उनका सब कुछ उन्होंने लिखा। तो इस तरह से हमने देखा इसमें वंशावलियां और हर्षवर्धनता तथा हर्ष चरित्र के बारे में हमने समझा। अब और आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।